नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज का दिन खास है क्योंकि ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के 100 दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के पूरे हो रहे हैं। और ये 100 दिन इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये पिछले कार्यकाल के बाद फिर से बैक टू बैक जनसेवा का अवसर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जनता ने दिया है और इस अवसर का भरपूर लाभ बीजेपी उठा रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संगठन जोर शोर से अंत्योदय की दिशा में आगे बढ़ रही है। समाज में सकारात्मक सुधार के प्रयास हो रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों पर जो पहले कार्यकाल में नकेल लगाने का प्रयास हुआ था, वो प्रयास अब रंग ला रहे हैं। अपराध कम होता है तो समाज में बेहतरी की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। इन 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ खास किया है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मीडिया से रूबरू होकर देते नजर आए। इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पंचूर में जन्मे अजय सिंह बिष्ट एक दिन परिवार के सभी मोह को छोड़कर खुद का पिंडदान कर संन्यास की दुनिया में एक नए नाम योगी आदित्यनाथ के रूप में पहचाने जाएंगे, ये किसने सोचा था। परिवार के मोह से दूर जा चुके योगी एक दिन देश के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों पर राज करेंगे, ये किसने सोचा था। वैसे तो देश के सभी राज्यों में एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो पूरा भारत जानता है कि योगी के दायित्व के साथ साथ एक सफल मुख्यमंत्री के दायित्व को पूरा करने वाले आदित्यनाथ की एक अलग ही पहचान है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला था, जिसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड पे हैं। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने पूरे विभाग को 100 दिनों का टारगेट बनाने को कहा। दरअसल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में इन 100 दिनों में उन्होंने कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने 100 दिन पूरे होने से पहले विभागों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार बनते ही विभागों के लिए 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और फिर 5 साल के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। इसके तहत 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक हर हाल में पूरा किया जाना था। इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे। योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच रहने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार द्वारा किए गए कामों और योजनाओं से जनता को अवगत कराया जा सके। 100 दिन पूरे होने पर संबंधित मंत्रियों द्वारा उपलब्धियों की जानकारी जनता को दे दी गई है। इतना ही नहीं, जनता के सामने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के साथ अगले 6 महीने का टारगेट भी रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पावर के क्षेत्र में कमाल का काम कर दिखाया है। साथ ही शहरी विकास क्षेत्र और सामाजिक विकास के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई योजनाओं को बनाकर उनको पूरा करने हेतु सफल कदम उठाए गए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। न्यूज डेस्क से आशीष कुमार की रिपोर्ट। विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण
लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया। पिछली सरकार क्यों गई, ये ध्यान में रखा गया और वो गलतियां दोहराई नहीं गई। 5 साल तक मेहनत किया गया, परिणाम ये कि दशकों बाद कोई दल दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रही और वो हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के कारण, सशक्त प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता के कारण। और आगे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसा 100 दिन के कार्यकाल के पूरा होने पर मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातें रखी, उससे स्पष्ट है कि सरकार 100 दिन में क्या कर रही है, 6 महीने में क्या कर रही है, 2.5 साल में या पूरे कार्यकाल में क्या कर रही है, और इन समग्र अगर 10 साल की बात करें तो उसका क्या परिणाम निकलेगा ये भी तय है। तो अब तक जो कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं कि इन 100 दिनों में योगी सरकार ने क्या कुछ किया है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के ये 100 दिन, 1,08,200 आवासों का निर्माण और कुल अब तक 44 लाख आवासों का निर्माण सरकार ने किया है। तो 44 लाख परिवार सीधे लाभान्वित हुए हैं। 12,535 करोड़ रुपए किसानों को, गन्ना किसानों को भुगतान किया गया और अब तक कुल 1.76 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। कृषकों के हित में इसके अलावा 6.15 लाख करोड़ का जन कल्याणकारी बजट और लक्ष्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करने का। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में 80,246 करोड़ की निवेश परियोजनाएं शुरू की गई। कुल 3.80 लाख करोड़ की परियोजनाएं अब भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में शुरू की जा चुकी है। वहीं 15 करोड़ लोगों को अप्रैल 2020 से ही सरकार निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण इस 100 दिन में शुरू हो चुका है और अब तक कुल 5 नए एक्सप्रेसवे यूपी को मिल चुके हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से सरकार विकास करते हुए आगे बढ़ रही है। 1.90 लाख उद्यमियों को 16,000 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं 2.60 लाख युवाओं को बेहतर भविष्य दिया गया है। 1.88 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पहुंचे हैं। अंत्योदय बीजेपी का
कार्यक्रम और गरीब कल्याण योजनाएं जो 100 दिनों में चली है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए 6,683 नए लाभार्थी चयनित किए गए हैं। तो जिनका कोई नहीं, उनकी देखभाल के लिए सरकार तत्पर है। वहीं सीएम कन्या सुमंगला योजना में 1 लाख नवीन बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। अब तक कुल 13.68 लाख बालिकाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुकी हैं। सीएम सामूहिक विवाह योजना में 14,085 जोड़ों का विवाह कराया गया और इन जोड़ों को परिवार आगे कैसे चले, कैसे बढ़े, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। महिलाओं को होली और दीपावली पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए घर का बजट सबसे महत्वपूर्ण, और अब तक कुल 1.67 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधा दे रही है सरकार। 98.28 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है। 100 दिनों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 2.25 लाख नए लाभार्थी चयनित किए गए हैं। तो गरीबों के बाद सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं का ध्यान रखना, और युवाओं की सबसे बड़ी चिंता होती है आमदनी कैसे हो, यानी कि रोजगार की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए, या फिर व्यवसाय की व्यवस्था। स्टार्टअप योजनाएं चल रही है, तो इन युवाओं के लिए क्या खास हुआ है वो देखते हैं। रोजगार मेले में 27,110 लोगों को रोजगार पत्र वितरित किया गया है। 400 रोजगार मेलों में 48,608 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 84,148 नए स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया गया है ताकि अपनी आजीविका के लिए वो बेहतर प्रबंध कर सकें। 9,16,148 स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं। 2017 में बेरोजगारी दर जो 17.5% थी, वो 2021-22 में 2.9% हो गई, घटकर 2.95 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना शुरू की गई। विशेष वृहद रोजगार मेले से 8,000 से अधिक युवा सेवायोजित हुए हैं। चलिए तो अब अगले ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और उसके माध्यम से देखते हैं कि एक विशेष समूह को किस तरह से लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। निवेश के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत 4 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। 16,147 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 4,000 लोग सीधे लाभान्वित होंगे। 3,000 करोड़ के निवेश से 115 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनी, 88,000 करोड़ रुपए निर्यात बढ़कर 1,55,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश वासियों की बढ़ी है। 40,000 करोड़ की नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो अब निवेश हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, तो इन उद्योगों में काम करने वाले सक्षम युवा शक्ति की भी आवश्यकता है और ऐसे में ध्यान देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है उस पर भी नजर डालते हैं। इन 100 दिनों में क्या हुआ है। करियर काउंसलिंग के लिए पंख पोर्टल का विकास किया गया है। ई लाइब्रेरी के लिए प्रज्ञान पोर्टल का विकास है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रवीण पोर्टल का विकास किया गया है। विद्यालयों के लिए पहचान पोर्टल का विकास किया गया है। सब कुछ ऑनलाइन हो, सुचारू हो। संसाधन मैपिंग के लिए प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल विकसित किया गया है। सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। स्कूल मैपिंग के लिए पहुंच पोर्टल का विकास किया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की बेहतर व्यवस्था, और न सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था बल्कि
शिक्षा पूरी करने के बाद वो सक्षम भी हों, उनमें गुण हो, उन्हें किसी भी कोई कार्य पद्धति की जानकारी हो, इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें आसानी से रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं ताकि छात्रों तक कंपनियां पहुंचे, छात्रों को भटकने की नौबत ना आए, तो सब कुछ किया जा रहा है। अब जरा नजर डालते हैं कि किसानों के लिए क्या खास किया जा रहा है। तो किसान कल्याण योजनाओं में नजर डालें तो भूमि के सुधार हेतु 602 करोड़ की योजना लागू की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि से 4,700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जा चुका है। किसानों को अब तक कुल 47,265 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। 19 नवीन मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है। विभिन्न जनपदों में 58 कृषि कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए 591 करोड़ की 62 परियोजनाएं पूर्ण की गई है। 13 सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोली गई हैं। 8 लाख कृषकों को 4,635 करोड़ की फसली ऋण का वितरण किया गया है। बुंदेलखंड के सभी जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। जालौन में 40,000 क्विंटल वार्षिक क्षमता के बीज विद्यायन केंद्रों की स्थापना की गई है। चलिए, तो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से अब तक जो जानकारी आपके साथ साझा की है उसका थोड़ा विश्लेषण भी कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अवधेश जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने पूरी जानकारी साझा की। ऐसा लगा कि सिर्फ 100 दिन की ही तैयारी नहीं है, अगले 5 साल और सामूहिक रूप से देखें तो पूरे 10 साल की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अवधेश जी। जी दीपक जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो ये 100 दिन है सुरक्षा से परिपूर्ण, अनुशासन से परिपूर्ण, सेवा से परिपूर्ण, इन 100 दिन के लिए, सफल 100 दिन के लिए, 100 दिन की सरकार के लिए, योगी सरकार 2 सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत बधाई है साथ साथ, और समस्त जनता को उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने विधानसभा में अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया, जिन्होंने अपना विश्वास दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमें कोई सुरक्षा सुविधा देने वाला नहीं है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इन 100 सफल दिन के लिए जो योगी सरकार के आज पूर्ण हुए हैं। जी। मैं बताऊं सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहला तो इसमें बहुत बड़ा काम ये हुआ है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जो ये गुंडागर्दी थी, माफिया गर्दी थी, उससे मुक्त हो चुका है। इन 100 दिनों में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया माफियाओं के प्रति, जिसके तहत 100 दिन में 525 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए और 1,034 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जो हड़प रखी थी लोगों ने, जो कब्जा रखी थी अवैध तरीके से, उसको मुक्त कराया है योगी सरकार ने 100 दिन में। और साथ ही जो 68,784 इलीगल कब्जे थे और 76,196 जो अनाधिकृत जो पार्किंग चला रहे थे लोग, वो मुक्त हुई है उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ा काम पूरी तरह से इस समय जो उत्तर प्रदेश है माफिया मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, किसी तरह का कोई डर नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। इस समय उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा सुविधा देने वाली, जो सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को, वो सरकार उत्तर प्रदेश में है, और जिस लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था वही काम अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल। अनिल जी के पास चलते हैं। अवधेश जी फिर आएंगे आपके पास। अभी काफी बिंदु हैं, 10 विभागों का चयन किया, 10 क्षेत्रों का चयन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो हमने अभी कुछ ही लिया है, ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को जानकारी दिया। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, उर्वरक जमीन है लेकिन अगर खरपतवार हो तो फसल सही नहीं होती। खरपतवार पहले 5 साल में साफ किए गए और अब न्याय के साथ विकास के पथ पर, एक्सप्रेसवे पथ पर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, और जो ब्लूप्रिंट अभी पेश किया गया है उससे लग रहा है कि कहां पहुंचना है वो स्पष्ट है, और वो लक्ष्य है कम से कम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। देख रहे हैं उस दिशा में और उस रफ्तार से जाते हुए जैसा बीजेपी पार्टी बता रही है। देखिए,
देश के प्रधानमंत्री ने भारत की जो पूरी इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करने का अपना इरादा जाहिर किया है। चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 24 करोड़ जनता का राज्य है, इसलिए इन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा वो 1 ट्रिलियन रखा है। यानी उसमें अपनी जनता के अनुरूप उन्होंने अपनी भागीदारी को थोड़ा बढ़ा के रखा है, घटा के नहीं रखा है। और सिर्फ रखा ही नहीं है, उस दिशा में इन्होंने 5 साल पहले, मैं अभी बात सोच रहा था, आप कह रहे थे योगी सरकार के 100 दिन द्वितीय पारी के, नहीं तो वो करीबन 1950 दिन से उत्तर प्रदेश के शासन में योगी जी के नेतृत्व में योगी सरकार वहाँ पे काम कर रही है। अभी आप बात कर रहे थे, अगर भूमि अच्छी भी है, खरपतवार है, उसमें दूसरी चीज़ें हैं, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब 2017 में योगी जी ने सरकार की कमान संभाली थी, तब देश राज्य में अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, लोग कानून को, न्याय को कुछ समझते ही नहीं थे। जो उनको समझ में आता था, उनको लगता था जो राज है वो हमारे मुट्ठी में ही है। क्यों था? क्योंकि शासन और प्रशासन उनके पक्ष में खड़ा होता था। जब शासन के बड़े नेता ये कहते रेप जैसे गंभीर अपराध पे लड़के हैं, गलती हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बताइए अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे या घटेंगे? लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। कोर्ट अपनी प्रक्रिया जब करती है तब करती है, लेकिन पुलिस त्वरित एक्शन लेती है। अगर कोई अपराध होता है तो तुरंत गुंडा एक्ट लगा के उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को नष्ट किया जाता है। अगर उन्होंने कोई भी अपनी आपराधिक कमाई के कारण जो संपत्ति अर्जित किया उसको तुरंत कब्जे में लिया जाता है। यानी कोर्ट के निर्णय से पहले ही उनको उसकी दंड मिलना शुरू हो जाता है। ये एक संदेश जाता है अपराधियों को कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी किसी भी रूप से सुरक्षित नहीं है। देखिए, अपराध होने के बाद कानून के माध्यम से उनको सजा देना एक बात है, अपराध हो ही ना ऐसा माहौल बनाना, ये हर सरकार का कार्य होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में ऐसा वातावरण बना दिया है कि पूरा राज्य अब अपराध मुक्त जैसा लगता है। अपराध तो पूरी तौर पे खत्म कहीं नहीं हो सकते, लेकिन अब ये जरूर हो गया है कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, और अपराध अगर गलती से कर दे तो उसके बाद उसको जानने वाले तो लाख बार सोचते हैं, क्योंकि उसकी सजा। बिल्कुल अनिल जी, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है ये हम इसी से समझ सकते हैं कि जब बीजेपी प्रवक्ता से हमने उनकी राय जानी तो उन्होंने भी इसी विषय से आगे आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी राज्य का विकास के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता होती है। अगर वहां पे रहने वाले ही सुरक्षित नहीं है, वहां पे अपना व्यापार करने वाले ही सुरक्षित नहीं है, वहां पढ़ने वाले पढ़ाने वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो वो राज्य विकास नहीं कर सकता। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य एक बीमारू राज्य की तरफ जा रहा था, जो अब करीबन दूसरे या तीसरे नंबर का अब पूरे देश में विकसित राज्यों की तरफ जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव 5 साल में जो हुआ है, ये योगी जी के चमत्कारी नेतृत्व के कारण हुआ है। अब आप सेक्टर गिना रहे थे, आपने 3-4 सेक्टर गिना है। अब चाहे वो गरीब कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो, आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है तो नेचुरली है कि वहाँ पे जो BPL वाले लोग हैं वो भी एक बड़ी संख्या में है, लेकिन उनको लगातार कोरोना काल के दौरान फ्री राशन बांटना, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करना, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। लेकिन अगर नेतृत्व का मन विकास करने का है, उनको उस तरफ से न्याय करने का, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य जो चलाते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष सरकार, वो सरकार पहले कौन सी होती थी? अपीजमेंट की सरकार को धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम से पहले बोला जाता था। एक वर्ग विशेष को खुश किया जाता था, सारी योजनाएं उनके लिए बनती थी, सारी सब्सिडी उनके लिए होती थी, और फिर कहते थे हम सेक्युलरिज्म में। लेकिन अब कह रही है बीजेपी की सबका साथ है, सबका विकास। मैं यही कह रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। एक बड़े वर्ग को उन सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था, और फिर कहते थे कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष। नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता ये है जब आपकी शासन का लाभ किसी को मिले तो सामने वाले की जाति ना देखी जाए, सामने वाले का धर्म ना देखा जाए। सही रूप से अगर धर्मनिरपेक्ष सरकार अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा योगी जी की ये जो सरकार है ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। यहाँ पे सहायता देते हुए, जनता को लाभ पहुंचाते हुए उसकी जाति, उसका धर्म, उसका स्टैंडर्ड नहीं पूछा जाता। ये देखा जाता है कि इसकी जरूरत क्या है और सरकार का धर्म बनता है इसकी मदद करे। इस रूप से मैं कहता हूं कि अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, मैं सीधा शब्द बोलूं, अगर मुसलमान साथियों और जनता की बात करें तो गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर मुसलमान भाई किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। ये एक बड़ी सफलता है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बार बार इसलिए बात करता हूँ, व्यापारी है, अगर व्यापारियों को यही भय बना रहे कि उसके यहाँ
कोई भी अपराधी आके चौथ मांग लेगा, महीना मांग लेगा, आपको देना पड़ेगा, आपको अपनी परसेंटेज तय करनी पड़ेगी। तो आप क्या बताइए व्यापार कैसे फल फूल सकता है? आप देखिए जैसे ही वातावरण बदला है वैसे इन्वेस्टर कितने आने लगे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलग, डिफेंस कॉरिडोर अलग, सब कुछ तैयार। मैं यही कह रहा हूं 5 साल में इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, ये दर्शाता है कि वहां का माहौल बदलने से क्या क्या लाभ होता है। आदमी एक लाइन से सोचता है लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, सारी की सारी व्यवस्थाएं वहीं से जुड़ी होती हैं। आपके यहाँ कोई निवेश नहीं कर रहा था, आपके यहाँ कोई नया शिक्षण संस्थान नहीं बन रहा था, व्यापारी जो थे जो ऑलरेडी प्रतिष्ठान थे वो भी बंद करके दूसरे राज्यों में जाने की सोच बिल्कुल। रहे और थे। जमीन से जुड़ा आदमी ही ये भली भांति समझ सकता है कि खेत से अगर फसल अच्छी उगानी है तो खरपतवार की सफाई इसलिए जरूरी मैं ये है। कह रहा हूं कि हर उसमें सेक्टर में, अभी 10 सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए। आप जब किसानी क्षेत्र में बात करेंगे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने जो गन्ना अपने किसानों को जो भुगतान किया है अब तक का सर्वाधिक भुगतान किया है। और ऊपर से जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि योजना जो इसके लिए चलाई है केंद्र ने, उसका सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप देखिए ये जो आपको 6,000 रुपए की राशि लगती है ना साहब, जिनके छोटे छोटे 1-1 बीघा 2-2 बीघा करके जमीन है और उनका नाम भी उसमें किसान के रूप में दर्ज है, उनके लिए उनके घर जाके पूछिए ये राशि उनके लिए कितनी बड़ी साबित होती है। जो समय पे अगर जेब में पैसा हो बीज खरीदने का, समय पर पैसा हो खाद खरीदने का, तो इससे ज्यादा किसान को और क्या चाहिए। ये जो सम्मान राशि दी जाती है इसके बदले में उनसे कुछ लिया नहीं जाता, उसको बदले में उनको कोई रेफरेंस नहीं देना है, यानी अतिरिक्त है। जो उनकी कमाई उस कृषि योग्य जमीन से हो रही है वो तो पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। चलिए तो अनिल जी के पास सहयोग राशि के रूप में। अनिल जी, हम अवधेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। जी अवधेश जी। अनिल गर्ग जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। ये सही बात है कि 2017 से पहले जो जंगल राज था उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर चल रही है। सभी योजनाओं को सबको बराबर मिल रही है उत्तर प्रदेश की जनता को। अब आप देखिए जैसे अभी भाई साहब ने बात कहा अनिल गर्ग जी ने, जो राशन इस समय मिल रहा है मुफ्त का, वो सबसे ज्यादा कौन ले रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे तो 2 बच्चे हैं, हम तो हमारे तो, लेकिन सर्वाधिक उसका प्रयोग करने वाला कौन है? अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन सब समझ गए होंगे जिनके लिए मैं कह रहा हूं। उनके अगर राशन कार्ड देखे जाए तो उनके राशन कार्ड में 14 लोगों के नाम होते हैं, 20 लोगों के नाम होते हैं। हमारे राशन के नाम पे राशन कार्ड में एक हमारा, एक हमारी पत्नी का, 2 बच्चे, 4 हो गए जी। तो सर्वाधिक जो इसका फायदा ले रहे हैं वही लोग ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम करें गुंडागर्दी की बात, पूरी तरह से जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी वो खत्म हो चुकी है। यदि हम 2017 से पहले की बात करें, जैसा भी अनिल गर्ग जी की बात छेड़ी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए 2017 से पहले क्या था, दीपक जी के गांव में जो छोटे लोग थे, किसान लोग थे, वो अपने पशुओं को रखाने के लिए बाहर सोते थे उनके पास, कहीं खोल के न ले जाएं, क्योंकि पहले क्या था, कनपट्टी में तमंचा रखा, उठा के ले गए। अब क्या है, वो जो लोग हैं, किसान लोग जो हैं, आराम से पैर फैलाकर सोते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है कि कोई मेरे जो जानवर खोल के ले जाएगा। दूसरी बात, गन्ना भुगतान पहले 2-2, 3-3 साल नहीं हुआ करता था, लोग अपना मतलब मारे फिरते थे अपने भुगतान के लिए। आज जो है समय पर भुगतान हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, युवाओं को जो है रोजगार मिल रहा है, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। चहुमुखी विकास एक तरह से कहते हैं, पूरी तरह से चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुआ, और जो रह गया वो अब हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूर्ण रूप से गरीब कल्याण को समर्पित है। और देखिए अब से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख नहीं है। लोग कहते हैं कि सत्ता के लिए कर दिया, सत्ता के लिए कर दिया। 1951 से अगर आप इतिहास उठाएं, 1951 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की एक ही विचारधारा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उससे कभी समझौता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। चलिए हम कुछ और क्षेत्रों पर नजर डाल लेते हैं, कुछ और ग्राफिक्स है हमारे पास। हम चाहेंगे कि उन विषयों पर भी अपने दर्शकों को बता दें कि इन 100 दिनों में दूसरे कार्यकाल के सरकार ने क्या कुछ काम किया है। तो स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा में 812 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, यानी कि आपात परिस्थितियों में जल्द अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। अब तक 59 मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं, जनसेवा के लिए समर्पित किए जा चुके हैं। 22 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
एमबीबीएस की 1350 और पीजी की 725 सीटों में वृद्धि की गई है, यानी कि और ज्यादा युवा डॉक्टर बन के जनसेवा में जुड़ सकते हैं। 16 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना टीकाकरण 34 करोड़ के पार हो चुका है। और अब सबसे महत्वपूर्ण जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे वो है कानून व्यवस्था। तो इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, उसके प्रभाव पर तो हम बात ही कर रहे हैं, काम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कानून व्यवस्था थाना स्तर पर 16,158 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। अपराधियों के खिलाफ 83,721 अभियोग पंजीकृत किए गए। अपराधियों की 648 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति। अपराधियों की 844 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त या ध्वस्त किया जा चुका है। अपराधियों की अब तक कुल 2,925 करोड़ की अवैध संपत्ति अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई के दौरान उसे ध्वस्त किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत महिला अपराध से जुड़े 2,273 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। 68,784 अतिक्रमण स्थल और 76,196 अवैध पार्किंग का काम निपटाया गया। धार्मिक स्थलों से आम सहमति के आधार पर 74,385 लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं, जो कि काफी विवादास्पद मामला था और इसे भी बिल्कुल शांति से बिना किसी उत्पात के या उपद्रव के करके दिखाया योगी सरकार ने। एक बार फिर हम बात इस पर कर ही रहे थे, लेकिन अब लक्ष्य पर बात करते हैं और लक्ष्य है $1 ट्रिलियन के बजट का, यानी कि देश का जो लक्ष्य है उसका 5वां हिस्सा हासिल करने में उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। ये एक बड़ा लक्ष्य है। पहले तो अनिल जी से समझ लेते हैं, ये लक्ष्य क्या पकड़ में दिख रहा है? देखिए, ये कहा जाता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार होती है, राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे होती है, लेकिन वस्तुतः कोई भी देश उसके व्यापारी चलाते हैं। यानी देश जितना समृद्ध होगा उतना ही ताकतवर माना जाएगा। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत का जो अगला लक्ष्य रखा है वो $5 ट्रिलियन का रखा है जी। और अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका समझते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इसलिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको 2-3 फैक्ट बताता हूँ। अभी जो मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा था, उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास बड़ा स्थान भी है और सभी प्रकार के संसाधन भी हैं। आप फिल्मी सिटी का एक छोटा सा जिक्र कर लीजिए। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, फिल्मी सिटी का पहले एक बार काम शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध हुआ। अब नए बड़े सिरे से शुरू हो रहा है। कल को अगर सिर्फ फिल्मी सिटी का भी काम हो जाएगा तो आप 25% का लक्ष्य तो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्टर से ही हासिल कर लेंगे और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा था ताकि आपको मैं समझा सकूं, अगर वातावरण अच्छा है तो व्यापारी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसका रिटर्न भी आता है और उससे व्यापारी भी समृद्ध होते हैं, सरकारें भी समृद्ध होती है टैक्स के रूप में। बिल्कुल। छोटा अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, पार्टी है बीजेपी पार्टी के नेता अगर कुछ कहते हैं और वो पूरा नहीं होता तो निशाने पर होती है बीजेपी। $1 ट्रिलियन की सहयोग भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश की ओर से कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप आवाज आ रही है दीपक जी? जी स्पष्ट आ रही है अवधेश जी। जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है और जो वादे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किए थे भाजपा ने वही पूरे कर रही है। और ये जो उद्देश्य है 3 चरणों में आपने देखा होगा, 3 चरणों में बताया गया है। जैसे 100 दिन पूरे हुए, फिर 6 महीने बाद होगा, फिर पूरे 5 साल में पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, पहले जो था, पहले क्या था, पहले निवेश जो करने वाले जो बड़े उद्योगपति थे वो आने से डरते थे उत्तर प्रदेश में। वो करना नहीं चाहते क्योंकि गुंडागर्दी इतनी थी। उन्हें डर था अगर मैं चला गया तो कोई अगवा ना कर ले, मुझे पकड़ के ना ले जाए। आज की तारीख में यदि आप देखें, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति अपना निवेश कर रहे हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है और आने वाले समय में और मिलेगा। फिर अवधेश जी, ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि रोजगार दे नहीं रहे हैं, आमदनी लोगों की बढ़ नहीं रही है, अपराध
बढ़ ही रहे हैं और सरकार ऊपर से और भी दबाव डाल रही है एक विशेष वर्ग पर। इस तरह के आरोप फिर क्यों? देखिए, आरोप लगाने वाले कौन है? आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पूरा खोखला कर दिया। जिनके समय में जब उनकी सरकारें थी तब एक विशेष समुदाय का विकास किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा उनके विकास में लगा दिया सारा। तो अब तो उन्हें लूटने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक जो लुटेरा होता है, एक जो चोर होता है, उसे जब चोरी करने को नहीं मिलती है तो वो दूसरों पर आरोप लगाता है कि ये भी चोर था पहले, ये भी चोर है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। उन्होंने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया 2022 में, और आज भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, वो उनकी जो अंदर की जो अवधेश जी तो पार्टी प्रवक्ता हैं, अनिल जी तो ये उसी हिसाब से ही बात करेंगे, कह रहे हैं विश्वास जताया, लेकिन सीटें कम हो गई, ये कैसा विश्वास है? आरोपों की फहरिस्त लंबी है विपक्षी खेमे की ओर से, और ऊपर से ये एक बड़ा लक्ष्य $1 ट्रिलियन का। क्या ये लक्ष्य पहुंच में दिख रहा है, और ये जो समस्याएं हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो आपको बात कर रहा था कि एक ही तरह के व्यवसाय से लक्ष्य नहीं हासिल होता। मैंने आपको एक छोटा सा गिनाया था, मैं आपको दर्जनों गिना सकता हूँ। दूसरी बात, अभी रोजगार कम होने की आप बात कर रहे थे, कुछ लोगों का रोजगार घटा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों का काम छीना झपटी गुंडागर्दी ये था, उनका रोजगार घटा है, नो डाउट। और दूसरी बात, आप कहते हैं अपराध बढ़े हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पहले FIR ही नहीं होती थी। थाने में आप जितना मर्जी सर रगड़ लीजिए, वो क्योंकि वो थानेदार किसके साथ होता था सबको मालूम है। जब थाने में FIR जमा नहीं होगी तो अपराधों की गिनती कौन कैसे करेगा? अब सीधा ऑर्डर है, अगर SHO ने FIR नहीं की तो फिर SHO को अपनी नौकरी बचानी मुश्किल होगी। तो इसलिए FIR के नंबर बढ़े हैं, नो डाउट। अगर आप रिकॉर्ड उठा के कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं, फिर अनिल जी आपकी पूरी बात। जी अवधेश जी, पीछे कितनी आगजनी हुई उत्तर प्रदेश में, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कुछ करने की। जिन्होंने कुछ किया उनके घर पे उनका जो है पूरा घर तोड़ा गया, बुलडोजर चला उन पर। देखिए, जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। दूसरी बात मैं आपको कह रहा था जी अनिल जी, टूरिज्म का एक व्यवसाय है, टूरिज्म का बहुत बड़ा सेक्टर है। अपन इसको एक शब्द में लेते हैं तो समझ में नहीं आता, जो खासकर रिलीजियस टूरिज्म। आप ये देखिए, काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसमें सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वहाँ जाने वाले टूरिज्म की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर आप अनऑफिशियल सेक्टर्स की बात करेंगे ना, तो ऑफिशियल सेक्टर के मुकाबले अनऑफिशियल जो सेक्टर है उसका व्यवसाय उससे ज़्यादा रहता है। वो छोटा रहता है, गिनती में बड़ा नंबर होता है, तो पता नहीं लगता, हम लोग काउंट नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ा आपका बिल्कुल, और हमने देखा छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रीट वेंडर्स तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार को हम समझते हैं सरकारी नौकरियों से। देखिए, सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, हमेशा सरकारी नौकरियों से प्राइवेट नौकरियां ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा जो व्यवसायी होते हैं उनका रोजगार होता। और सबसे बड़ा रोजगार हिंदुस्तान में टूरिज्म का है, और टूरिज्म में भी पेट्रियोटिक टूरिज्म के बाद सबसे बड़ा रोजगार रिलीजियस टूरिज्म का है। ये सरकार ने उस मर्म को भी समझा है और उस अपनी संस्कृति को भी समझा है। तो संस्कृति का भी विकास कर रही है, टूरिज्म का भी विकास कर रही है, और अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रही है। यानी कहीं कुछ माइनस नहीं, सब कुछ प्लस प्लस है। तो ये एक बड़ा सेक्टर ये है। तीसरा सेक्टर मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री का। आप ये देखिए, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जो जैसे कानपुर चमड़ा के लिए बड़ा फेमस था, ऐसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियां हटके जा रही थी दूसरे सेक्टर्स में, लेकिन अब वहाँ पे यू टर्न हुआ है। अब वो इंडस्ट्रियां वापस आ रही हैं, न सिर्फ भारत की फैक्ट्रीज वापस आ रही हैं, बाहर से जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में आने में इंटरेस्टेड हुए हैं। क्यों हुए, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। CAA पे पूरे देश में बवाल किया गया, CAA को देश को गृह युद्ध में एक तरह से झोंकने की कोशिश हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े मजबूती से उनका सामना किया। उन्होंने कहा प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन सड़क अवरुद्ध करना आपका अधिकार नहीं, इसको हम करने नहीं देंगे। अगर कहीं पथराव की घटना होगी हम इसका जमकर विरोध भी करेंगे और कानून के अनुसार आपको सजा भी देंगे। अगर कहीं आपने कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान किया तो आपके घर बेच करके उस संपत्ति का कुर्क करके अनिल जी, इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कहीं कोई इसका असर चूक हो रही है? इसका असर बता रहा हूं। इसका असर ये हुआ है कि मैं ये भी मान के चलता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी बड़ा वर्ग शांति चाहता है, वो सुकून से रहना चाहता है, अपना काम धंधा करना चाहता है, लेकिन उसको उकसाने वाले भड़काने वाले चूंकि पहले बड़ी मात्रा में थे और कामयाब थे, इसलिए उनका असर उन पर ज्यादा होता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, अब वो अलग थलग भी पड़ रहे हैं, उनकी दुकानदारी भी बंद हो रही है। आजमगढ़ और रामपुर, ये जो दो लोकसभा जो चुनाव अभी हुए हैं, जो अभी उपचुनाव हुए हैं, इनका रिजल्ट बताता है। क्योंकि ये देखिए, आप नोट करिए,
काउंटिंग ऑफ हेड्स करेंगे तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वो निर्णायक क्षमता में रहते थे और भारतीय जनता पार्टी कभी वहां जीत नहीं पाती थी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीती है तो आप मान के चले बड़ा वोटर उसका मुसलमान रहे हैं इस समय वोट देते हुए। तो मुसलमानों ने भी शांति के लिए, स्थिरता के लिए और क्षेत्र की प्रगति के लिए और अपने प्रदेश के विकास के लिए वोट किया है और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो आप मान के चलिए क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, इसलिए कहीं कुछ घट नहीं रहा है और इसलिए ये 1 ट्रिलियन, क्योंकि पूरी जनता इसमें भागीदार बनेगी, इसलिए 1 ट्रिलियन ये इकोनॉमी को हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, इन्होंने टारगेट बहुत छोटे छोटे दिए, 100 दिन का दिया, 2 साल का दिया। देखिए मैं बचपन की एक बात बताता हूँ आपको, 2 महीने की छुट्टियां होती थी हमारे को ढेर सारा होमवर्क मिलता था, लेकिन हम क्या करते थे, लास्ट के 10 दिन पहले छोड़ के पहले तो हम घूमते रहते, 50 दिन तो मस्ती करते थे। हमें लगता था कि हमें 60 दिन बाद जाना है तो जल्दी क्या है, इसलिए रिपोर्ट कार्ड इन्होंने इतना लंबा नहीं रखा। अगर 5 साल का रखा होता तो बीच में क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं होता। अभी इन्होंने 100 दिन का रखा है, आपने 100 दिन में ट्रैक ऑफ द मिनिस्ट्री चेक कर लेंगे, मिनिस्ट्री किस ट्रैक पे जा रही है, उसने कौन सी योजना बनाई है, वो योजना क्रियान्वयन करने के लिए वो क्या कर रही है। अभी 100 दिन में सारी योजनाएं पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ क्रियान्वयन के लिए शुरू हो सकती हैं, यानी उसका योजना बन चुकी है। विकास की गाड़ी को एक गति दी जा सकती है इन 100 दिनों में, और वो गति कैसे आगे रखनी है उस पर ध्यान दिया 100 दिन में विकास की गाड़ी को तैयार किया जा सकता है, उसको ट्रैक पे खड़ा किया जा सकता है, उसको शुरू किया जा सकता है। वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये तय हो जाएगा कि 100 दिन में ये गाड़ी पटरी पे आई या नहीं। अगर हम इसको 2 साल बाद देखते तो फिर चेक करना मुश्किल होता, और जो हम 5 साल बाद हासिल करना चाहते नहीं हो पाता। मेरी शंका वही है, इसको सेक्टर वाइज बनाया गया पहले 100 दिन में। अब वो तसल्ली में है कि हमारे विकास की गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, अब उसको स्पीड अप करना और उसको लक्ष्य पे पहुंचाना बाकी है। अगर राइट डायरेक्शन है, स्पीड ठीक है, ड्राइवर ठीक है, तो वो अपने लक्ष्य पे भी पहुंचेगी। और नियमित समय अंतराल पर वो जांच होती रहेगी। हर स्टेशन पे उसकी स्पीड चेक होगी, हर स्टेशन पे उसकी गुणवत्ता चेक होगी, यानी हर स्टेज पे उसको चेक किया जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं जब लक्ष्य पे पहुंचेगी तो उम्मीद है कि वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा अर्थव्यवस्था के साथ पहुंचेगी। चलिए अवधेश जी के पास चलते हैं, और अवधेश जी कुछ कह रहे थे, उसके साथ हम चाहेंगे कि ये भी मेरी शंका को दूर करे कि क्या कहीं कोई चूक हो रही थी कि पिछली बार से तुलना में इस बार सीटें कम मिली। देखिए, सीटें कम मिलना, ज्यादा मिलना वो एक अलग बात है, क्योंकि उसके बाद अगर चर्चा करें तो वो काफी लंबी पड़ जाएगी। क्योंकि देखो, जहां जहां भाजपा का अपना जनादेश है, वहां की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया, और जहां नहीं मिली वो सबने देखा क्यों नहीं मिली। जहां कुछ लोग पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि पूरा एक अपनी कम्युनिटी बनाकर रह रहे थे, वहां पर सीटें कम मिली हैं, तो उसकी बात करनी तो अभी मैं समझता हूँ सही नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है चहुमुखी विकास करने वाली सरकार का राज है, और जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको उससे लाभ भी मिल रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे योजना वाली बात, ये सही कह रहे हैं कि देखिए, पहले जो सरकारें थी उनकी योजना चलती थी कागजों में, जो बजट आता था वो कागजों में रह जाता था, और कुछ होता था भी खर्च तो वो केवल एक विशेष लोगों के लिए होता था। आज जो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे कोई सी भी योजना हो। अब आप एक बात बताइए, पहले इतनी सरकारें रह गई उत्तर प्रदेश में, किसी ने सोचा कि हर वार्ड में, हर निकाय में एक टॉयलेट हो, पिंक टॉयलेट। हमारी माता बहनें जाती हैं मार्केट में, ठीक है, तो उनके बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण करने का जो उद्देश्य, जो निर्णय लिया है योगी सरकार ने, कितना सराहनीय कार्य है। तीसरी बात, पहले जो माता बहनें अपने चूल्हे में लकड़ी जलाकर मतलब रोटी खाना पकाते थे, आज उनकी गैस की सुविधा मुहैया कराई है भाजपा सरकार ने। ये किसी सरकार ने सोचा? चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, किसी ने नहीं सोचा जी। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी है ये तो पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर चलने वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चलती है कि हमारे देश का उद्धार कैसे हो, हमारे देश के गरीब का कल्याण कैसे हो। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की आदत पड़ी हुई है, शुरू से चोरी की है, योजनाएं कागजों में बनाकर रख दी। यूपी की जनता का पैसा जो है एक विशेष समुदाय पर लगा दिया, एक जगह लगा दिया, एक ही जगह विकास होता था उनका। कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि पूर्वांचल भी है इसका जी, कभी भी पूर्वांचल की तरफ किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज देखिए पूर्वांचल कैसा हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का। चलिए, और कोई नजर रखे या ना रखे, आप पार्टी प्रवक्ता हैं तो पार्टी की बड़ाई करेंगे ही। अनिल जी की नजर बनी रहेगी और हमारी भी नजर बनी रहेगी कि ये जो लक्ष्य है ये सरकार कैसे और किस रफ्तार से
हासिल करती है और अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ तो उत्तर प्रदेश, जैसा मुख्यमंत्री दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है, देश के सर्वाधिक तेजी से विकास पथ पर बढ़ने वाले राज्यों में शुमार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी और अनिल गर्ग जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।